Good morning student, welcome to ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग मोहन रागे जी के द्वारा रचित नाटक आषाढ़ के एक दिन के पात्रों का अध्ययन करेंगे। पात्रों के चरित्रगत विशेषताओं से परिचित होंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोग तृतीय अंक के कथासार से परिचित हुए हैं। तो आज हम लोग नाटक में आए हुए समस्त पात्रों के चरित्रगत विशेषताओं से अवगत होते हैं। तो पात्रों का चरित्र चित्रण पढ़ने के पहले हम लोग पाठ के अंत में दिए गए अभ्यास प्रश्न का जो पहला प्रश्न है कि प्रस्तुत नाटक कालिदास के किस कृति से प्रभावित है, उसके विषय में जानते हैं। देखिए, निर्विवाद रूप से संस्कृत वाङ्मय की 7 प्रमुख रचनाओं को कालिदास की कृति मानी जाती है, जिसमें 3 नाटक, 2 खंडकाव्य और 2 महाकाव्य। 2 खंडकाव्य में ऋतुसंहारम और मेघदूतम, 3 नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम और 2 महाकाव्यों में कुमार संभव और रघुवंशम। तो प्रश्न यही है कि आखिर कालिदास की किस कृति से प्रेरित होकर मोहन रागेश ने इस नाटक का सृजन किया। तो मेरे प्यारे बच्चों, कालिदास का जो खंड काव्य है मेघदूतम, वह इस नाटक के अत्यंत निकट है, या मेघदूतम से प्रेरित होकर मोहन रागेश ने इस नाटक का सृजन किया है। जैसे मेघदूतम का प्रारंभ आषाढ़ के प्रथम दिवस ही होता है, ठीक उसी प्रकार नाटक का प्रारंभ और अंत दोनों ही नाटक के आषाढ़ के प्रथम दिवस ही हुआ है। दूसरी समानता का कारण है कि मेघदूतम में विरही यक्ष और यक्षिणी की विरह व्यथा कथा का वर्णन है। तो इस नाटक में भी कालिदास और मल्लिका की विरह वेदना का बड़ा ही रोचक वर्णन किया गया है। तो इन तथ्यों के आलोक में हम कह सकते हैं कि प्रस्तुत नाटक आषाढ़ का एक दिन कालिदास के मेघदूतम से प्रभावित है। आइए आज नाटक में आए हुए प्रमुख पात्रों की चरित्रगत विशेषताओं से हम परिचित होते हैं। इस नाटक में 2 मुख्य पात्र हैं, कालिदास और मल्लिका। इसके अलावा अनेक गौण पात्र हैं, जैसे 2 वृद्ध पात्र हैं, अंबिका और मातु, दोनों ही मुख्य पात्रों के संरक्षक हैं, या कहे कि नायक और नायिका के अभिभावक हैं। इसके अलावा विलोम प्रतिनायक है, प्रियम मंजरी यह भी गौण पात्र है, रंगिनी, संगिनी, अनुस्वा, अनुनासिक, दंतु, लिच्छित इत्यादि अनेकानेक गौण पात्रों का भी सृजन इस नाटक में किया गया है, नाटक की रोचकता को बनाए रखने के लिए। तो आइए बच्चों, क्रमशः नाटक में आए हुए एक पात्रों के चरित्रगत विशेषताओं से हम परिचित होते हैं। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि चरित्र चित्रण जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, जो निबंधात्मक प्रश्न है, उसमें पूछा जाता है। तो निबंधात्मक प्रश्नों की करने की एक शैली होती है। सर्वप्रथम हम एक भूमिका लिखते हैं, फिर विषय को स्पष्ट करते हैं और अंत में उपसंहार या निष्कर्ष करते हैं। तो उसी आधार पे हम आज आपको बताने जा रहे हैं। लगभग भूमिका और निष्कर्ष हर पात्रों का मिलता जुलता ही आपको मिलेगा, केवल चरित्रगत विशेषताएं ही जगह जगह परिवर्तित होंगी। तो आइए आज हम लोग मोहन रागेश के द्वारा रचित नाटक आषाढ़ के एक दिन के प्रमुख पात्रों की चरित्रगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। प्रस्तुत नाटक में नाटक का जो नायक है वह कालिदास है, नायिका मल्लिका है। तो आइए
हम इसे प्रारंभ करते हैं। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है कि कोई कथन देकर कहा जाता है कि इस कथन के वक्ता का चरित्र चित्रण कीजिए, या सीधे सीधे पूछा जाता है कि अमुक पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। इसे आप लोगों को जानना है, समझना है और कथन किसके द्वारा कहा गया है, या हम सीधे सीधे आपको चरित्र चित्रण की तरफ भेज रहे हैं। कालिदास का चरित्र चित्रण। प्रस्तुत नाटक हिंदी साहित्य के महान युगांतकारी नाटककार मोहन रागे के द्वारा रचित है। इस नाटक में दो मुख्य पात्र हैं, कालिदास और मल्लिका। इसके अलावा अनेक गौण पात्र हैं, जैसे मातुल, विलोम, अंबिका, निक्षेप, गंतुल इत्यादि। तो कालिदास के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं इस नाटक में हमें देखने को मिलती है। दयालु, कालिदास दयालु है। नाटक के प्रथम अंक में हम देखते हैं कि जब राज्य कर्मचारी गंतुल के बाणों से हिरण्यश्रावक आहत हो जाता है तो कालिदास उसे अपने गोद में लेकर अपने हाथों का स्पर्श देते हुए, उसे सहलाते हुए उससे कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ जहां मां की सी ममता तुम्हें मिलेगी। और यह कहते हुए वे मल्लिका के पास हिरण्यश्रावक को लेकर आते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि उनके अंदर दयालुता की भावना है। प्रकृति प्रेमी, कालिदास को प्रकृति से अत्यंत लगाव है। प्रथम अंक में हम देखते हैं कि कालिदास और मल्लिका दोनों उस ग्राम प्रदेश में घूमते हैं, पर्वत शिखरों पर घूमते हैं, प्राकृतिक छटा का अवलोकन करते हैं, वर्षा के दिनों में मेघमालाओं को देखते हैं, इत्यादि प्राकृतिक दृश्यों को वे साथ में देखते हैं, निहारते हैं। तो उनके प्रकृति प्रेम का ही प्रमाण है। निर्भीक, वे निडर भी नहीं। जब हम देखते हैं कि राज्य कर्मचारी दंतुल से और कालिदास का कथन होता है तो कहीं भी कालिदास दंतुल से डरते नहीं हैं, उसके प्रश्नों का बड़ी सहजता से उत्तर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे लिए यह केवल एक शिकार है, लेकिन हमारे लिए मान प्रतिष्ठा का प्रश्न है, मैं इस हिरण्यश्रावक को तुम्हें नहीं दे सकता। तो यह इनकी निडरता का प्रमाण है। संतोषी, वे अत्यंत संतोषी भी है। क्यों? क्योंकि जब आचार्य भरमुख आते हैं उन्हें उज्जैनी जाने के लिए तो वे तैयार नहीं होते हैं। यद्यपि मातुल के घर में उन्हें अनेक प्रकार के कष्टों को झेलना पड़ता है, अनेक तरह से उनकी भर्त्सनाएं होती हैं, फिर भी वे उज्जैनी जाने के लिए तैयार नहीं है। उसी जीवन में वे संतुष्ट हैं। तो ये उनके संतुष्ट होने का, संतोषी होने का यही प्रमाण है। प्रतिभाशाली, तो कहना ही नहीं है क्योंकि वे महान कवि हैं। द्वितीय अंक में हम देखते हैं कि रंगिनी और संगिनी जब मल्लिका के यहाँ आती है तो वे कहती हैं कि इस ग्राम प्रदेश का कोई सत्य विशेष बताइए, कोई विशिष्ट चीजों से हमें परिचित कराइए। तो मल्लिका कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो रंगिनी संगिनी कहती है मैं नहीं मान सकती हूँ, क्योंकि यह प्रदेश महान कवि, प्रतिभाशाली कवि कालिदास की जन्मस्थली है और यहाँ कुछ विशिष्ट न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। एक प्रकार से यह चीज उनकी प्रतिभा का परिचय है। निर्णय लेने में अक्षम है कालिदास, निर्णय लेने में अक्षम है, क्योंकि प्रथम अंक में भी वह द्वंद्वों से घिरा हुआ है। उज्जैनी जाए कि न जाए, क्या करे क्या न करे, अंतर द्वंद्वों से घिरा हुआ है। वह निर्णय नहीं ले पाता। जबकि मल्लिका उसे समझाती है तो वो उज्जैनी जाने के लिए तैयार हो जाता है। तृतीय अंक में भी देखिए, जब तृतीय अंक में कालिदास आता है, अब से प्रारंभ करने की बात करता है, लेकिन वो भूल जाता है कि अब से प्रारंभ करने की बात तो करता है, लेकिन फिर पता नहीं क्या होगा। मल्लिका की बच्ची की आवाज सुनकर वह पुनः वहां से वापस चला जाता है, मल्लिका को छोड़कर। अर्थात वह द्वंद्वों से घिरा हुआ है और निर्णय लेने में अक्षम है। निष्कर्ष या इसी को उपसंहार भी कर सकते हैं। तो उपयुक्त तथ्यों के आलोक में हम कह सकते हैं कि कालिदास के चरित्र में निम्नलिखित विशेषताएं हमें देखने को इस नाटक में मिलती हैं
और जिससे नाटकीय तत्वों का संचार होता है। आइए हम लोग देखते हैं मल्लिका का चरित्र। मल्लिका प्रस्तुत नाटक की नायिका है, वह मुख्य पात्र है और प्रस्तुत नाटक में उसके संघर्ष की कहानी यहाँ लिखा गया है, दिखाया गया है और यह दिखाया गया है कि किस तरह मल्लिका एक सच्ची प्रेयसी की भांति अपना संपूर्ण जीवन कालिदास के उत्थान में ही न्यौछावर कर देती है। ऐसी त्याग की मूर्ति मल्लिका के चरित्र में हमें निम्नलिखित विशेषताएं देखने को मिलती है। जैसे प्रकृति प्रेमी, मल्लिका को प्रकृति से बेहद लगाव। प्रथम अंक में हम देखते हैं कि वह कालिदास के साथ उस ग्राम प्रदेश में घूमती है, पर्वत शिखरों पर घूमती है, मेघमालाओं का अवलोकन करती है, प्राकृतिक दृश्यों को निहारती है, वर्षा में भीग कर वह घर आती है। यद्यपि वह जानती है कि अंबिका उसे डांटेगी, फटकारेगी, लेकिन फिर भी वह उन प्राकृतिक दृश्यों के अवलोकन में इतना आत्मविभोर हो जाती है कि वर्षा में भीगती है और फिर घर वापस आती है। एक प्रकार से वह उसका प्रकृति प्रेम है, त्याग की मूर्ति। प्रस्तुत नाटक आषाढ़ के एक दिन में हम देखते हैं कि मल्लिका त्याग की प्रत्यक्ष या कहें जीवंत मूर्ति है। प्रथम अंक में कालिदास और मल्लिका के प्रेम को दिखाया गया है। यह दिखाया गया है कि किस तरह मल्लिका कालिदास के बिना एक क्षण भी नहीं रह पाती है, लेकिन जब कालिदास के उत्थान की बात आती है, कालिदास को उज्जैनी जाकर राजकन्या का आसन ग्रहण करने की बात आती है, तो मल्लिका अपने प्रेम को कालिदास के उत्थान पर न्यौछावर कर देती है और कालिदास को समझाकर उसे उज्जैनी भेजती है। यद्यपि कालिदास नहीं जाना चाहता है और विनोद ने कहा था कि तुम अपनी शादी की भी बात कर लेना, लेकिन वह शादी आड़े आ जाएगी और कालिदास उज्जैनी नहीं जाएंगे, इसलिए वह अपनी शादी का प्रस्ताव भी नहीं रखती है और उसे उज्जैनी जाने के लिए भेजती है। साथ ही साथ द्वितीय अंक में भी देखते हैं किस तरह वह जीवन संघर्षों में व्यतीत करती है और तृतीय अंक में भी उसका जीवन वैसे ही संघर्ष पूर्ण है। एक प्रकार से उसने अपने प्रेमी के उत्थान में अपना पूरा जीवन ही न्यौछावर कर दिया। इस प्रकार से एक प्रकार से वह त्याग की मूर्ति है, त्याग की जीती जागती मूर्ति के समान है। भाव तो इतना है कि द्वितीय अंक में जब कालिदास उससे मिलने नहीं आता है तो वह उसके लिए रोती है, जबकि उसकी मां उसे समझाती है कि तुम उसके लिए रो रही हो, जब तुमसे मिलने नहीं आया तब वो कहती है मां उनके विषय में कुछ नहीं पता। अर्थात वो एक सच्ची प्रेमिका है और अपने प्रेमी के विरुद्ध एक शब्द भी सुनना नहीं चाहती है। स्वाभिमानी, मल्लिका के अंदर स्वाभिमान का गुण भी है। द्वितीय अंक में हम देखते हैं किस तरह प्रियंवदरी उसके घर का परिसंस्करण कराना चाहती है, उसके आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए स्वर्ण मुद्राएं भेंट में देना चाहती है, वस्त्र इत्यादि देना चाहती है। उन सब सारी चीजों को वह नकार देती है, चाहे घर का परिसंस्करण हो, चाहे घर के स्थान पर दूसरे भवन का निर्माण हो या इत्यादि की वस्तुएं हो, तो सबको सहजता के साथ सबको नकार देती है और कहती है इन चीजों की आवश्यकता नहीं है। तो इसका स्वाभिमानी स्वभाव है। सच्ची प्रेयसी, वह सच्ची प्रेमिका है, क्योंकि कालिदास के उत्थान में ही अपना उत्थान देखती है। वह चाहती है कि मैं चाहे जैसे रहूं लेकिन कालिदास जीवन में आगे बढ़ते रहे। तृतीय अंक में हम देखते हैं कि जब मातृ से उसे ज्ञात होता है कि कालिदास उज्जैनी छोड़कर जा चुके हैं और सन्यासी हो गए हैं, तो उसे वह आहत होती है और कहती है क्या इसीलिए मैंने जीवन में इतना त्याग किया, इसीलिए तुमको झेला। अर्थात वह सच्ची प्रेमिका है, कालिदास के उत्थान में ही अपना उत्थान देखती है और कालिदास के विरुद्ध वह एक शब्द भी सुनना नहीं चाहती है।
यह उसके सच्ची प्रेयसी होने का प्रमाण है। संघर्षशील, उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। द्वितीय अंक से लेकर तृतीय अंक तक उसके संघर्षों की ही कहानी है, किस तरह वह जीवन में संघर्ष कर रही है। निष्कर्ष या कहें तो उपयुक्त तथ्यों के आलोक में हम कह सकते हैं कि ये सारी विशेषताएं मल्लिका के चरित्र में विद्यमान है और वह इस नाटक की नायिका है और नाटक के नाटकीय तत्वों के विधान में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। आइए गौड़ पात्रों पर अध्ययन किया जाए। गौड़ पात्र में पहला गौड़ पात्र है विलोम। विलोम के ऊपर 2019 में पूछा जा चुका है, आइए फिर भी जानते हैं। देखिए, प्रस्तुत नाटक में विलोम प्रतिनायक या खलनायक के रूप में दिखाया गया है, लेकिन उसे हम प्रतिनायक या खलनायक कहकर ही उससे पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। वह भी कालिदास की तरह एक प्रमुख पात्र ही है और कालिदास के चरित्र की जो नकारात्मक बातें हैं उसे वह उजागर करता है। एक प्रकार से विलोम की आवश्यकता इस नाटक में अत्यधिक है। समझदारी, विलोम कालिदास की अपेक्षा अधिक समझदार है। वह प्रथम अंक में कहता है अंबिका से कि कालिदास उज्जैनी जाने वाला है और अंबिका से कहता है कि वो उज्जैनी जाने वाला मल्लिका को अपने विवाह का प्रस्ताव रखना चाहिए। ये उसकी समझदारी का प्रमाण है। स्पष्टवादी, वह स्पष्ट वक्ता है, जो भी बातें कहनी होती है बड़ी सहजता और सरलता से कहता है। किसी को अच्छा लगे बुरा लगे उससे उसको कोई मतलब नहीं है, लेकिन स्पष्ट रूप से वो अपनी बात को रखने में सक्षम है। उसके संवाद से हमें पता चलता है कि वह स्पष्ट वक्ता है। दूरदर्शी, उसने कालिदास के विषय में जो भी बातें प्रथम अंक में कहा वह सत्य है, सत्य भी है द्वितीय और तृतीय अंक में। इससे यह पता चलता है कि वह दूरदर्शी भी है। जैसे वह कहता है कि कालिदास यहाँ से उज्जैनी जाने के बाद यहाँ के लोगों को भूल जाएगा, इस ग्राम प्रदेश को भूल जाएगा, मल्लिका को भी भूल जाएगा, और वही होता ही है। वाक्पटु, वह भी वाक्पटुता भी उसके चरित्र की एक प्रमुख विशेषता है। वह अपनी बात को बड़ी बेबाकी से रखता है और वह बात बड़े ही व्यंग्यात्मक ढंग से रखता है। वाक्पटुता के साथ साथ उसकी वाणी में व्यंग्यता भी है। यद्यपि उस व्यंग्यता से मल्लिका आहत होती है, उसे अच्छा नहीं लगता है। या कालिदास से जब कालिदास और विलोम का जब प्रथम अंक में ही नोक-झोंक होती है और विलोम उसे उसके ऊपर व्यंग्य करता है, वह चीज मल्लिका को अच्छी नहीं लगती है। फिर भी वह जो है अपनी बातों को बड़ी स्पष्टता से, बड़ी निपुणता से और व्यंग्यात्मकता के साथ वह प्रकट करता है। तो उपयुक्त तथ्यों के आलोक में हम कह सकते हैं कि विलोम इस नाटक का प्रतिनायक होने के साथ ही साथ, खलनायक होने के साथ ही साथ एक सशक्त पात्र है और नाटक में इसकी भूमिका नितांत महत्वपूर्ण है। आइए अगले गौड़ पात्र अंबिका पर चलते हैं। अंबिका के बारे में 2020 में पूछा जा चुका है, फिर भी हम लोग देखते हैं। अंबिका प्रस्तुत नाटक आषाढ़ के एक दिन की गौड़ पात्र है और यह मल्लिका की मां है, यह वृद्ध पात्र है। इसके चरित्र में निम्नलिखित विशेषताएं हमें इस नाटक में मिलती हैं। जैसे वह कुशल मां है, वह अपनी पुत्री मल्लिका को लेकर चिंतित है, उसके भविष्य को लेकर चिंतित है, उसका विवाह करा देना चाहती है। इससे पता चलता है कि वह एक कुशल मां है। समझाने वाली, वह जगह जगह मल्लिका को समझाती है कि इससे तुम्हारा भविष्य उज्जवल नहीं होगा। कालिदास को लेकर इस क्षेत्र में तुमसे लोकापवाद जो हो रहा है वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। कालिदास का साथ छोड़ने के लिए
लेकिन वह मानने के लिए तैयार नहीं होती। भविष्य को लेकर चिंतित अंबिका अपनी पुत्री मल्लिका के भविष्य को लेकर चिंतित है। वह चाहती है कि उसका जीवन सुखद हो, उसका भविष्य उज्जवल हो। कर्मशील हम प्रथम अंक में देखते हैं कि वह किसी न किसी कार्य में लगी हुई है और मल्लिका से बात कर रही है। कभी छाछ से धान निकाल रही है, कभी कुछ कर रही है, कभी कुछ कर रही है। इन सब चीजों से पता चलता है कि वह कर्मशील है, दूरदर्शी यहां तक है कि जो बातें वह कालिदास के विषय में कहती है वह बातें सत्य होती है। उसने मल्लिका को समझाते हुए कहा कि कालिदास तुमसे प्रेम नहीं करता है, तुम उसके लिए एक उपादान हो, वह अपने से प्रेम करता है और अपने से प्रेम करने के लिए तुम उसके लिए मात्र एक उपादान हो, एक सहारा हो, एक माध्यम हो। वो तुमसे प्रेम नहीं करता है। बातें सत्य भी है। अगर कालिदास उससे प्रेम करता तो उसे उस असहाय अवस्था में छोड़कर नहीं जाता, चाहे तृतीय अंक में या चाहे प्रथम अंक में। भाई कालिदास उसे छोड़कर चला गया, इसका मतलब क्या? उससे प्रेम नहीं करता है। यही बात अंबिका मल्लिका को प्रथम अंक में समझाती है। निष्कर्ष तो उपयुक्त तथ्यों के आलोक में हम कह सकते हैं कि अंबिका इस नाटक की एक वृद्ध पात्र है, जो नाटक की नायिका मल्लिका की मां है और उसकी भूमिका इस नाटक में अत्यंत महत्वपूर्ण है। मातुल प्रस्तुत नाटक का एक गौण पात्र है और नाटक के नायक कालिदास का मामा है और कालिदास का संरक्षक है। उसके चरित्र में हमें निम्नलिखित विशेषताएं मिलती हैं। वह दूरदर्शी है, क्योंकि जो शंकाएं से होती है वो कहता है कि जिस तरह यह कालिदास राजकट के आसन को नहीं ग्रहण करना चाह रहा है, यदि महाराज दुष्ट हो गए, सम्राट दुष्ट हो गए तो इसे भी दंडित कर सकते हैं, पूरे ग्राम प्रदेश को दंड दिया जा सकता है। तो उसकी दूरदर्शिता का प्रमाण है। चाटुकारिता का गुण उसके चरित्र में विद्यमान है। द्वितीय अंक में जब प्रियंक मंजरी आती है उसकी चाटुकारिता करता है, प्रथम अंक में वह आचार्य की चाटुकारिता करता है। द्वितीय अंक में प्रियंक मंजरी जब उसे कहती है मैंने आपको बहुत थकाया, तो चाटुकारिता भरे शब्दों में कहता आपने मुझे क्या थकाया, मैं नहीं थका हूं, अभी तो आप कहिए मैं पर्वत शिखरों के ऊपर चला जाऊं, वहां से घाटियों में चला जाऊं, कई बार ऊपर नीचे चढ़ उतर सकता हूं। ये सब उसके चाटुकारिता के ही शब्द है। ईर्ष्यालु, वह ईर्ष्या करने वाला भी है, द्वेषी भी है। कैसे? जब आचार्य कहते हैं ना कि कालिदास की कृति से प्रभावित होकर महाराज उसे राजकन्या का आसन देना चाहते हैं, उसे सारी ईर्ष्या हो गया कि उसकी रचना में क्या है कि जो महाराज उससे प्रभावित होते हैं। भ्रमित तृतीय अंक में हम देखते हैं कि जब वह मल्लिका से बताता है कि मैंने आज सैनिक से सुना है कि कालिदास उज्जैनी छोड़ चुके, कश्मीर छोड़ चुके हैं, क्योंकि महाराज की मृत्यु हो चुकी है, कश्मीर में विद्रोह हो गया था, वे वहां से पलायन कर गए हैं और काशी जाकर सन्यासी बन गए हैं। उसी क्षण कहता है कि जो मैं सोचता हूं वैसा नहीं होता है, जो मैं नहीं सोचता हूं वैसा ही होता है। तो इसके भ्रम की स्थिति है, वह सदैव भ्रमित होता है। आत्म प्रशंसक या प्रवंचक, वह अपनी प्रशंसा स्वयं अपने आप करता है परोक्ष रूप से। तृतीय अंक में हम देखते हैं कि किस तरह वह मल्लिका से कहता है कि राजमहलों में रहना अत्यंत कष्टकर है, इससे अधिक कष्टकर कुछ हो ही नहीं सकता है। कभी लोग मेरे पीछे चलते हैं कि मैं लोगों के पीछे चल रहा हूं, मुझे कुछ पता ही नहीं चलता है। अकारण लोग मेरा वंदन करते हैं, मैं राजमहलों के चिकने पत्थरों पे चलकर अपना हाथ पैर तोड़ बैठा हूं। अर्थात एक प्रकार से वह तो यह बता रहा है कि बड़ा कष्टकर है, लेकिन कहीं न कहीं आत्म प्रवंचना के भाव भी है, आत्म प्रशंसा के भी भाव है कि मैं राजकीय महलों में रहता हूं। इस प्रकार से मातुल इस नाटक का गौण पात्र है और कालिदास का मामा है और एक सशक्त पात्र है नाटकीय तत्वों के उभारने के लिए।
आइए आगे देखा जाए। मातृ के बाद प्रियम मंजरी। प्रियम मंजरी में प्रस्तुत नाटक की एक गौण पात्र है, राजदुहिता है और कालिदास की पत्नी है। इसके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हमें इस नाटक में देखने को मिलती है। प्रियम मंजरी नाटक के द्वितीय अंत में ही प्रियम मंजरी का आगमन होता है। प्रियम मंजरी कालिदास के साथ उज्जैनी से उस ग्राम प्रदेश में आती है। उसके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। विनम्रता, विनम्रता उसमें टूट कर भरी हुई है, क्योंकि द्वितीय अंत में जब वह मल्लिका के यहाँ आती है तो मल्लिका उसका आतिथ्य करना चाहती है। बड़ी ही सहजता से वह कहती है कि मैं यहाँ आतिथ्य के लिए नहीं आई हूं, मैं केवल तुमसे मिलने आई हूं। साथ ही साथ जब वह उस घर के स्थान पर दूसरे भवन के निर्माण के लिए कहती है तो मल्लिका उसे नकार देती है कि नहीं, मुझे ऐसे ही घरों में रहने की आदत है। तो सहज ही वह उसकी बात को स्वीकार कर लेती है। वह उसकी समझदारी का प्रमाण है, उसकी विनम्रता का प्रमाण है। समझदार तो यह यहां तक है कि मल्लिका को जब वह अनेक प्रकार के उपहार देती है, देना चाहती है, देती नहीं है, देना चाहती है, तो मल्लिका कहती है कि मुझे इन चीजों की आवश्यकता नहीं है। तो वह उस चीज का बुरा नहीं मानती है, उसे अपने साथ ले जाना चाहती है, उसके जीवन को वह सुखद बनाना चाहती है। तो इन सब चीजों से पता चलता है कि वह समझदार है। पतिपारायण या पतिव्रता। प्रस्तुत नाटक में हम देखते हैं कि प्रियम मंजरी किस तरह उस ग्राम प्रदेश के हर एक चीज को अपने साथ ले जाना चाहती है, जो कहीं न कहीं कालिदास को आहत करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि वह पतिपारायण है। वह हिरण शावकों को ले जाना चाहती है, अनेक प्रकार की औषधियों को ले जाना चाहती है, अनाथ बच्चों को साथ में ले जाना चाहती है। जो जो चीजें कालिदास को व्यथित करती है ग्राम प्रदेश में, जिसके याद में वे विफल हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, उनका मन राजनीतिक कार्य से उचट जाता है, वे उन सारी चीजों को वो अपने साथ ले जाना चाहती है। वो द्वितीय अंक में बताती है कि यहाँ से कुछ औषधियों को अपने जाकर राजकीय उद्यान में क्रीड़ा शैल में लगवा देंगे, कुछ हिरण शावक भी मेरे साथ जाएंगे, कुछ अनाथ बच्चे भी जाएंगे जिनके शिक्षा दीक्षा का वहां करेंगे। एक प्रकार से वह कालिदास की हर छोटी बड़ी हर चीज का वह ध्यान रखती है। इस प्रकार से वह एक पतिपरायण है। संवेदनशील, तो संवेदनशीलता तो उसके अंदर है ही, क्योंकि जिन बातों को लेकर मल्लिका असहजता महसूस करती है, अस्वीकार कर देती है, उन सब सारी चीजों के लिए वह दोबारा जिद नहीं करती है। वह उसकी संवेदनशीलता का प्रभाव है। इस प्रकार से प्रियम मंजरी इस नाटक की एक गौण पात्र होने के साथ ही साथ एक सशक्त पात्र है और उसकी भूमिका प्रस्तुत नाटक में महत्वपूर्ण है। रंगिनी, संगिनी, अनुष्का, अनुनासिक ये पात्र गौण पात्र के ही श्रेणी में है और रोचकता बनाए रखने के लिए नाटक में इनका आगमन किया गया। द्वितीय अंक में ही बहुत ही सूक्ष्म भूमिका इनकी है। लोगों को अपने अंदर बांधे रहते हैं, अपने हास परिहास से, अपने क्रियाकलाप से दर्शकों का मनोरंजन करते हैं। निक्षेप एक छोटा सा पात्र निक्षेप है, जिसका वर्णन प्रथम अंक में है और द्वितीय अंक के प्रारंभ में है। तो निक्षेप जो है एक कालिदास का मित्र है और सच्चा मित्र है, क्योंकि वह भी कालिदास के उत्थान को देखना चाहता है, कालिदास को आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। वह चाहता है कालिदास उज्जैनी जाए, राजकवि का आसन ग्रहण करें और जीवन में आगे बढ़े। तो इन सारे तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि कालिदास का सच्चा मित्र है। द्वितीय अंक में वह मल्लिका के उस दयनीय जीवन के लिए अपने आप को जिम्मेदार बताता है और कहता है
कालिदास को उज्जैनी जाने के लिए कहा था। अगर आज कालिदास ना होता तो तुम्हारा जीवन ऐसा नहीं होता। एक प्रकार से वह समझदार भी है। तो यही निक्षेप की भूमिका है। निक्षेप के चरित्र की दो ही विशेषताएं हमें प्रमुख रूप से यहाँ इस नाटक में देखने को मिलती है। एक तो यह है कि वह सच्चा मित्र है कालिदास का, दूसरा वह समझदार है। अनेक प्रकार के राज कर्मचारियों का भी वर्णन है, दंतुल का वर्णन है, जिससे कालिदास की नोक-झोंक होती है हिरण साहब को लेकर। तो इस प्रकार से ये नाटक के प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण रहा। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आप लोग देखिएगा और समस्त पात्रों की चरित्रगत विशेषताओं को अपनी कॉपी में लिखिएगा। ओके, थैंक यू। बाकी चीजें अगले वीडियो में।